गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो बायो का जो पहला पार्ट हुआ था उसके बाद जो है आज सेकंड पार्ट का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको जो है कर लिया जाए। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए पहले चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म की संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए, आप जो ये पढ़ाया भी गया था, जो स्पर्म की जो संरचना होती है ये क्या होती है, इसमें 3 पार्ट होते हैं आपका, ये हेड, नेक और ये टेल। ठीक, इसके हेड में क्या होता है, एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम। और जो मिडल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और सेंट्रियोल होता है। और टेल में क्या होते हैं, टेल फाइबर होते हैं। तो जो स्पर्मेटोजोआ का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें आपको मुख्यतः रूप से हेड, नेक और आपके टेल में क्या क्या पाए जाते हैं इसके बारे में बतलाना था। तो जाहिर सी बात है, हम इसमें आपको पता ही है हेड में क्या होता है। हेड में जो है आपका ये क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। और नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। और मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और टेल में आपका क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है। और इसी की सहायता क्या करता है, टेल की सहायता स्पर्म क्या करता है, स्विंग करके ओवरी में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, what is population, list any 3 characteristics of population। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन अगर सिंपली कहा जाए तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। और जो पॉपुलेशन के कौन कौन से 3 कैरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है, पहला जो इसको जो कैरेक्टर होता है क्या होता है, नेटेलिटी होता है। ये सब फैक्टर क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्स मतलब जो है फैक्टर को अफेक्टिंग करते हैं। दूसरा मोर्टेलिटी रेट होता है। तीसरा जो होता है इमिग्रेशन है। चौथा माइग्रेशन है। ऐसे बहुत से हैं जो फिर उसके बाद आपको इसमें जो है पार्ट नंबर में है तो आपको ग्रोथ कर्व भी बनाना है, जो 2 तरह का ग्रोथ कर्व बनता है, एक जेट शेप्ड और एक स्मार्ट शेप्ड। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेम द 2 गैसेस अफेक्टिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और 2 गैसों के नाम लिखने हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सीधे से मतलब है इसका ग्लोबल वार्मिंग से। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में पृथ्वी का जो तापमान बढ़ने लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या, जो पोल पे जो बर्फ़ होगी वो क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी। और पिघलेगी तो क्या होगा, ये बर्फ़ पिघल करके कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। और समुद्र में आएगा तो समुद्र के किनारे जो बसे शहर हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित होंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 गैसों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नॉक्स और चौथा जो है आपका CFCS। आप जो है इसका परसेंटेज जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसके एग्जांपल दीजिए। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए को ये क्या करता है, काटता है। डीएनए को क्या करता है, काटता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर स्क्राइजर। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका एग्जांपल देना है तो भाई कई 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 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, इको R1। कौन सा है, इको R1, ये इकोलाई से प्राप्त होता है। दूसरा है इको R2। तीसरा है आपका हिंद थर्ड। ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल है। बस इतना ही इससे। आइए अब अगला क्वेश्चन, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन था और बताया भी गया था कि आपको ये जरूर एक डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन। जो अगला क्वेश्चन है, डीएनए और उसकी संरचना, ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। तो इसमें देखिए आपको जो डीएनए की जो संरचना के बारे में था, इसमें जो है आपको ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना था और इसको जो है सिंपली से बस ऐसे शुरू करना था, BSP। जो डीएनए पहले शुरू में आपको बस ये कहना था कि डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना को सर्वप्रथम जो है वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। किस तकनीकी का सहारा लिया था इन्होंने, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी
किसकी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से। तथा इन्होंने बताया कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है वो किसका बना होता है, बेस शुगर फास्फेट का बना होता है। इसमें जो बेस होता है क्या होता है, वो नाइट्रोजनस बेस होता है। कैसा बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस आपका ये 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और जो शुगर जो होता है वो क्या होता है, राइबोस शुगर होता है। और ये कितने कार्बन का बना होता है, 5 कार्बन का। और इसमें फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसमें जो है आपको एक ये लिखना था कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल जो मॉडल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक का डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम। और एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये देख रहे हैं, 3 से 5 और 5 से 3। तो और इनके बीच क्या होता है, एक हेलिक्स पाया जाता है। एक हेलिक्स में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यही सब बस आपको डिस्कस करना था। और दोनों जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होता है, एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि गुआनिन साइटोसिन से कितना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो ये आपका प्यूरिन हो जाएगा और ये आपका पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन आता है। यही आपको सिंपली जो है डिस्क्राइब करना था। अब आइए अगला, इसका जो और वाला जो क्वेश्चन है, राइट एंड नीट डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द 7 सेल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके पहले भी जो हमने बतलाया था, एंजियोस्पर्म का क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बना करके उसकी व्याख्या करनी थी। तो फीमेल गैमेटोफाइट का सीधे से मतलब क्या है, एम्ब्रियो सैक का बनना। तो यहाँ आपको पता ही है ये क्या है, आपका एंटीपोडल सेल है। क्या है ये, एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। ये वाला एग सेल है। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है। इसी के बारे में आपको क्या करना था, पूरा जो है डिस्क्राइब करना था कैसे ये बनते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, what is the percentage of energy that pass the one trophic level to the another trophic level। ये सीधे से लिंडमैन का जो एनर्जी फ्लो का नियम है उसको एक्सप्लेन कर उसके बारे में पूछ रहा है। तो तीन ट्रॉफिक लेवल होते हैं, कौन कौन से, एक आपका प्रोड्यूसर होता है, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होता है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी को कौन खाता है, टर्शियरी खाता है। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अगर जो मान लीजिए आपके हरे पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खाया, हिरन खाया। तो इसके में से जो एनर्जी होगा क्या होगा, ये 10% की हानि होती है। अर्थात जो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो ऊर्जा पहुंचती है वो कितने % पहुंचती है, 10% पहुंचती है। तो इसी पे आपको टिक करना था 10% पे। अगला क्वेश्चन, द बुक ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, किसने लिखा था, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए से जो डीएनए से आरएनए बनने का की प्रक्रिया का नाम लिखना था। तो इसको सिंपल सा आपको हमने बताया था, जो डीएनए से आरएनए है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है किस क्रिया द्वारा बनता है, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनता है। तो ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, डी। अगला क्वेश्चन, द टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बीटा थ्यूरेंजेनेसिस। जो बीटी कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन किससे प्राप्त किया जाता है, आपका बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से। तो ये पूछ रहा है कि बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस में कौन सा जो है टॉक्सिक प्रोटीन होता है। तो जो कौन सा टॉक्सिक प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन होता है। क्या होता है, क्राई प्रोटीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला, हु प्रपोज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थियरी को किसने प्रपोज किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था कि जो योग्य होगा उसको क्या करती, प्रकृति उसका चयन करती है। इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द which of the following
काज ऑफ द स्किन कैंसर एंड द हाई म्यूटेशन रेट। ये कह रहा है कि किसके कारण जो है चमड़े के मतलब जो स्किन कैंसर होता है, जो चमड़े में जो कैंसर हो जाता है और हाई म्यूटेशन रेट होता है, तो किसके कारण होगा? ओजोन के कारण होगा। इस कैंसर क्या होगा? ओजोन होगा। ओजोन का ही कारण क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। देखिए ओजोन का जो लेयर होता है, ओजोन का क्या है? O3 है। तो जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो क्या करती हैं सूर्य की किरणों से, तो उसको ओजोन जो होता है क्या करता है? पृथ्वी पे आने से रोकता है। यदि ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो क्या होगा? इसी के सारे ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पे आएंगी और क्या होगा? हम लोगों को स्किन कैंसर होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओजोन डिप्लीशन। अगला माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या शो करता है? तो माइकोराइजा जाहिर सी बात है आपका क्या है? म्यूचुअलिज्म शो करता है। किसके किसके बीच है ये? फंगस के बीच है और रूट के बीच है। तो क्या होता है? रूट इसको जो है खनिज लवण देता है और ये फंगस जो है खाना नहीं बना सकता है, और जबकि रूट अपना ये रूट क्या करता है? पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भाई सहजीवी संबंध है। अब ये कह रहा है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो जो कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित व्यक्ति है वो कौन कौन से रंग जो है नहीं पहचान पाया जाता। जो रेड और जो ग्रीन होता है, यही दो कलर होता है जो क्या करता है? एक व्यक्ति नहीं पहचान पाता है। किस रोग में? कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? ये आपका एक्स लिंक्ड डिजीज है। क्या है ये? एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो इसका है अगला क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसके कारण जो होता है? ट्रांसमिट होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या करना है? एक एग्जाम्पल देना है। तो क्या है? स्प्लिस है आपका। कई एग्जाम्पल है लेकिन इसका जो आंसर होगा स्प्लिस है। उसके बाद व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट द सुटेबल मीन्स ऑफ द ABCDE and F इन गिवन पिक्चर। ये कह रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो जाहिर सी बात है इकोलॉजिकल पिरामिड किसके बीच रिलेशन शो करता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर के बीच क्या करता है? एक रिलेशन शो करता है। ये रिलेशन किस आधार पे होता है? किस आधार पे होता है? पहला जो होता है नंबर के आधार पे, दूसरा बायोमास के आधार पे और तीसरा एनर्जी के आधार पे। तो ये तीन आपके क्या बनते हैं? पिरामिड बनते हैं। इसी को क्या करते हैं? ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को इसमें आपको बताना है कि ये क्या शो कर रहा है। देखिए ये जो है अब पूछ रहा है कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में। तो सूर्य के प्रकाश की जो होता है ये कितना आ रहा है? ऊर्जा आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्या है? ये प्रोड्यूसर है। एफ जो हो गया आपका क्या है? ये प्रोड्यूसर है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ जो है लगभग 10 लाख आ रहा है। 10 लाख का 10% ये क्या हो गया? आपका ए जो हो ये प्रोड्यूसर हो गया और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए। ये सूर्य के प्रकाश से ये आपका ये जो हो जाएगा एफ जो है ये क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। एफ क्या है? प्रोड्यूसर है। ए क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर है। अब ये क्या कर रहा है? ये पोषण स्तर दिखा रहा है। ये जो DEF है ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर ये शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस द कॉज ऑफ इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट मेजर नीड टू बी टेकन फॉर कंट्रोल ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं? आपको इसके पहले भी बोले थे। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFCS और एक कौन सा है? नॉक्स। इसके वजह से क्या होता है? आपका ये टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। इसके कारण और प्रभाव, कारण क्या है आपका? ह्यूमन एक्टिविटी है, इंडस्ट्री, औद्योगिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं,
और इसको नियंत्रित करने के उपाय तथा इनके प्रभाव की चर्चा। तो देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो भाई जो पृथ्वी के ध्रुवों पे जो बर्फ़ है वो क्या होगा, ये जब गैसें जब उठेंगी तो क्या करती हैं, ये पृथ्वी के तापमान को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जो ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघल करके कहाँ आने लगेगी, समुद्र में आने लगेगी, जिससे समुद्र का जो स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तब क्या होगा, समुद्र के किनारे जितने भी जो नगर बसे हैं, जैसे आपका बम्बई है, मद्रास है, ये सब जितने भी कोस्टल एरिया हैं, वहाँ के लोग क्या करेंगे, जलमग्न होने लगेंगे। और फिर वो क्या होंगे, वो फिर मैदानी इलाकों में भागना शुरू करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाएगा। यही आपको बताऊँ। और कैसा आप लोगों को ये जो वीडियो लगा कमेंट करें, और कौन जो भी है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो लाइक ना करें। नमस्कार।